चलिए हम अगली मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कोई और हलाल ऑप्शन कोई बताना चाहता है इस शख्स के लिए जिसके पास प्रॉपर्टी है और पैसों की जरूरत है? जो इसका ऑप्शन था वो उस शख्स का भी ऑप्शन हो गया। जिसके पास पैसे थे वो प्रॉपर्टी का को ओनर बन सकता है। फुल प्रॉपर्टी खरीदने जितनी कैपेसिटी नहीं है, आधी खरीद सकता है। आधी खरीद करके आधा रहने का राइट उसका हो गया, यानी आधे रेंट पर भी राइट उसका हो गया। अब जो रेंट 10,000 से 5,000 हो रहा था वो 5,000 खुद की प्रॉपर्टी बना करके दे सकता है, क्योंकि 5,000 पर तो उसका हक है, 5,000 उसको अपने को ओनर को देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जो आपने बोले कि दो साइड में से एक साइड बेच सकता है, तो क्या वो हमेशा के लिए, क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लिमिट है? मान लीजिए एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेच सकता है। उसने आधा हिस्सा किसी शख्स को बेचा और बेच करके वो आधे की वैल्यू ले लिया। अब यहां पर सवाल भाई का हमारा ये है कि क्या ये 1 साल 2 साल का सेल है या ये हमेशा का हो गया? तो सही बात तो ये है कि जब कोई चीज़ बेचते हैं उसके अंदर दूसरी शर्त ये लगाना जायज़ शर्त नहीं है कि मैं तुम्हें इस शर्त पे बेचता हूं कि तुम्हें ये चीज़ मुझे 2 साल बाद मुझे ही वापस बेचना है। तो यानी ये जायज़ शर्त नहीं है। मतलब कि उसे ये कहना कि 2 साल बाद तुम्हें बेचना ही पड़ेगा, ये जायज़ शर्त नहीं है। अब ये 50% ओनर है, 50% उसने किसी और को ओनर बना दिया। हाँ, कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि वो शख्स राजी हो जाता है कि चलो मैं भी खाली करना चाहता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा 50% देता हूं वापस। तो वो ओरिजिनल मुद्दल लेगा या तभी का मार्केट भाव लेगा? तभी का मार्केट प्राइस लेगा। कि अभी मार्केट में 60 लाख भाव हो गई, मैंने लिया था तभी 50 था, तो 50 के हिसाब से मैंने तुम्हें 25 दिया था, अभी 60 के हिसाब से तुम मुझे 30 दो। तो ये मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी बेस्ड, और ये तब का एक फ्यूचर का एक अलग चीज होगी। ये इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कहे कि मैं खाली नहीं करना चाहता हूँ, मैं आधा ओनर बनाऊं तो मुझे आधा ओनर बने ही रहना है। तो कोई बात नहीं, तुम ये आधा खुद का बेच दो और जाकर के कोई और प्रॉपर्टी ले लो, या मान लो कि कोई और प्रॉपर्टी में आधे बन जाओ। हाँ, सिचुएशन आती रहेगी, लेकिन हलाल के दायरे में ही रहना। जी चलिए हम अगली चीज की तरफ बढ़े। अगली मिसाल, एक शख्स है जिसके पास चेक आता है, उसे पेमेंट में चेक मिला। आज क्या तारीख है? 5 नवंबर है। चेक में डेट देख रहा है तो 30 नवंबर या 30 दिसंबर। अब पैसे उसे अभी चाहिए, चेक में डेट आगे की है। तो ये शख्स जा रहा है दूसरे शख्स के पास। हाँ, कहता है कि देखो मेरे पास ये चेक है, 1 लाख रुपए का चेक है और इसमें डेट जो है 30 नवंबर की है, मुझे पैसे आज चाहिए। वो कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कैश देता हूं, लेकिन डिस्काउंट करना पड़ेगा, 2% डिस्काउंट कर देंगे। यानी 1 लाख की जगह तुम्हें मिलेगा 98,000 और 2% डिस्काउंट। सही है गलत है? हाँ, तो यहां नाम क्या आ रहा है? डिस्काउंट। देखिए सूद है ना, आदमी अगर ये जान ले सूद हराम सूद हराम, लेकिन सूद जब नाम बदल के आएगा तब उसको पहचान पाएंगे कि हराम। जब भेस बदल करके आएगा, अपना फॉर्म बदल करके आएगा, तब पहचानेंगे कि हराम या नहीं हराम। वो असल इम्तिहान है। तो यहां नाम आया डिस्काउंट, लेकिन है ये सूद। तो अब ये डिस्काउंट की शक्ल में आ रहा है, लेकिन है ये सूद। आगे 5 दोस्त है, सब लोग मिलकर के बीसी फंड, चिट फंड स्टार्ट करते हैं। कि बीसी फंड में क्या करते हैं कि पांचों 10-10 हजार हर महीने देंगे और 1 लाख की बीसी है, मतलब 10 महीने तक देते रहेंगे और हर किसी का नंबर निकलेगा। तो नंबर निकालने में कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 लोग चलो नाम लिख करके डालो, जिसका पहला नंबर, जिसका दूसरा नंबर, जिसका तीसरा नंबर, वो हिसाब से मिलते आएगा। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। कुछ बीसी फंड्स में क्या होता है, वो कहते हैं कि देखो किसको ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें जरूरत है पहले महीने में लेना है, लो, लेकिन कुछ डिस्काउंट करके लो। तो यानी तुम्हारा 1 लाख की बीसी है, तुम 1 लाख देने वाले हो, लेकिन अभी तुम 92,000 मिलेगा। पहले महीने में सबसे ज्यादा डिस्काउंट, दूसरे महीने में डिस्काउंट कम, तीसरे महीने में और कम, चौथे फंड महीने में और कम, और जो लास्ट में फिर उनको ज्यादा मिलने लगेगा। जो लास्ट में लेंगे उन्होंने दिया तो 1 लाख, लेकिन उन्हें मिलेगा बढ़कर, और जो शुरू में लेंगे उन्हें 1 लाख की जगह मिलेगा 92, 93, ऐसा कम करके मिलेगा। तो यानी इसे कहते हैं डिस्काउंट बीसी। अब डिस्काउंट बीसी जो है, इसके अंदर क्या कहेंगे, ये डिस्काउंट जायज है नाजायज? हाँ, ये भी क्लियरली नाजायज है। क्यों? क्योंकि हर वो चीज जो पैसे की वजह से बढ़कर मिल रही है, ये जो नफा पैसा लाता है, वो नफे का नाम क्या है? सूद। तो 1 लाख के ऊपर जो बढ़कर उन्हें मिल रहा है वो सूद मिला,
और जिसने पैसा जल्दी लेने की वजह से जो कम किया उसने सूद दिया, है ना। तो डिस्काउंट बीसी ये भी एक कंसेप्ट है। अब यहां नाम क्या आ रहा है डिस्काउंट, और फॉर्मेट क्या है, बीसी का फॉर्मेट है, लेकिन है ये सूद। अब कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट लोन्स देते हैं, गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज है जो स्टूडेंट लोन्स देते हैं, वो लोग कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना सूद का लोन। सिर्फ आज जो इन्फ्लेशन है कि भाई आज की तारीख में 1,000 रुपए से आप क्या खरीद सकते हो, एक साल बाद 1,000 रुपए से क्या खरीद पाओगे, तो बताते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है। वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे कि सिर्फ जितना इन्फ्लेशन हुआ उतना इन्फ्लेशन का अमाउंट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन 1,00,000 रुपए अगर हमने आपको कर्ज के तौर पे स्टूडेंट लोन दिया है, तो हम आपसे सिर्फ जितना इन्फ्लेशन हर साल हुआ वो इन्फ्लेशन वाला अमाउंट बढ़ाकर वापस लेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है ना। 1,00,000 रुपए की वैल्यू आज से 5 साल बाद कम हो जाएगी कि नहीं होगी? तो हम वो आपसे सूद नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जितना इन्फ्लेशन हुआ उतने पैसे ले रहे हैं। क्या आपको पता है इसके बारे में क्या है सही जवाब? 1,00,000 रुपए पर 1 रुपया भी अगर इन्फ्लेशन का नाम हो, कुछ भी नाम हो, जो भी बढ़ाएंगे वो भी सूद है। इस बारे में सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स का फतवा है। लेकिन इसमें एक सोल्यूशन भी है, हलाल सोल्यूशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो बता रहे हैं कि 5 लाख का लोन दिए, 5 लाख 5 साल बाद आएंगे, तो वो 5 लाख की आज जो वैल्यू है 5 साल बाद उसकी वैल्यू अफेक्ट हो जाती है, वो तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? तो इनके लिए एक हलाल ऑप्शन है, और वो हलाल ऑप्शन ये है कि मान लीजिए कि 10 करेंसीज है सामने। करेंसीज का मसला ऐसा है कि करेंसीज में इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन होने की बहुत बड़ी वजह है। करेंसीज जो आज अनस्टेबल इतना है कि आज की जो वैल्यू 1,00,000 की, अगले साल 1,00,000 की वो वैल्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा एक्चुअली हम सबके साथ धोखा हो रहा है। हकीकत में क्या धोखा हो रहा है सुनिए जरा। मिसाल के तौर पर एक ज़माना था, और रियल बात यह है, यही सही बात थी, कि जब करेंसी सोने की होती थी, चांदी की होती थी, कहीं पर कॉपर की होती थी, उसकी कुछ वैल्यू होती थी। तो अक्सर जो करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। वो कॉपर को मेल्ट कर लो, उतनी वैल्यू की चीज़ है वो सचमुच उसकी वैल्यू होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, सोने चांदी की जो करेंसी चलती थी नॉर्मली सब जगह पर इंटरनेशनली, अगर मान लो कि कोई बादशाह है जिसको अपने हुकूमत में बढ़ाना है माल को, तो उसको कहीं से सोना ढूंढ के लाना पड़ेगा, ऐसे ही वो नहीं छाप के निकाल सकता था। अब लोग सोना लेकर डीलिंग कर रहे हैं, तो एक दुकानदार ने कहा कि ऐसा करो कि तुम यहां से वहां तक जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर, ऐसा करो तुम्हारा सोना मेरे पास रखो, ये उसकी एक रसीद ले लो। तुमने 100 सोने के कॉइन रखे मेरे पास, ये 100 कॉइन्स की ये रसीद ले लो, 100 कॉइन की रसीद है। वो दूसरे शहर में जाना, वहां पे मेरी ऑफिस है, वहां जाके रसीद देना, तुम्हें 100 कॉइन ले लेना। ठीक है, कहानी यहां शुरुआत हुई। वो दुकान का नाम है बैंक, वो दुकान का नाम है बैंक। अब इन्होंने अपने 100 कॉइन रखे, जाकर वहां गए, रसीद ले लिए। सब लोग इस तरह से कॉइन्स रख रख के रिसीट ले लेकर यूज करने लगे आम तौर पर। फिर ये हुआ कि ऐसा करो, ये रिसीट मेरी तुम ले लो, और ये चीज जो तुम बेच रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो, गेहूं बेच रहे हो, खजूर बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, ये चीज मुझे दो, ये लो मेरी रिसीट। रिसीट से ही लोग ट्रेडिंग करने लगे। जब रिसीट से ट्रेडिंग करने लगे, और ये रिसीट का ट्रेडिंग इतनी आम हो गई है कि किसी को जाकर सोने के कॉइन्स उनके वहां पड़े, उसकी पड़ी नहीं है, तो तब इन्होंने पहली चीज ये की है कि 100 कॉइन की 100 रसीद थी, उन्होंने 100 कॉइन की 200 रसीद इशू कर दी। 200 रसीद में से 100 जाली, 100 असली, 100 बैक्ट है, 100 बैक्ट नहीं है। हाँ, अब लोग जब रिसीट से ही डीलिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने लोन्स वगैरह जो लोगों को दिए, वो लोन्स वगैरह की अलग अलग शक्लों से इन्होंने 100 जाली रिसीट्स निकाल दी। अब उस जमाने में ये होता था कि कभी ऐसा आ गया, सबके सब लोग बैंक के पास आ गए, आके कहा कि हमारी ये रिसीट लो, हमारे गोल्ड कॉइन दो। तो उस जमाने में ये होता था कि अगर बैंक के पास तो उतने कॉइन्स है नहीं, जितने कॉइन्स है उससे डबल रिसीट इशू की हुई है। तो क्या होने लगा कि वो जमाने में अगर ऐसा हो जाता था तो बैंक दिवाला निकल जाता था, इसको कहते थे रन ऑन द बैंक। तो वो जमाने में बहुत कॉमनली होता था कि बैंक्स के दिवाले निकल जाते थे पीरियोडिकली।
तो फिर बैंक्स ने इस चीज के अंदर आपस में एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क बनाकर एक सेंट्रल बैंक बनाई कि सेंट्रल बैंक अगर कहीं पर रन आ रहा है तो वहां पे उसे टेम्पररी सप्लाई कर देगी ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। एक बार लोगों का कॉन्फिडेंस आ गया फिर वो डीलिंग करते रहेंगे। जब देखे कि लोग डीलिंग करते 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 इतना कॉमन हो गया कि किसी को अटेंशन ही नहीं है, उन्होंने 100 कॉइन्स के बदले में 1000 रिसीट इशू कर दी, 900 जाली और 100 रियल। और फिर एक वक्त आया कि जब लोग डील कर रहे हैं तो वो 100 कॉइन उन्होंने हटा दिए, अब सिर्फ जाली रिसीट्स बची हैं, उसकी गोल्ड बैक करेंसी कुछ नहीं है। तो सारी जो दुनिया की करेंसीज है इनमें से कोई भी गोल्ड बैक करेंसी नहीं है। पहले ये होता था कि डॉलर से सारी करेंसीज कनेक्ट होती थी और डॉलर को इंपॉर्टेंस और डिमांड उसका मेंटेन रखने के लिए अहम अहम ट्रेड्स कि जैसा ऑयल का ट्रेड है, जैसे फला ट्रेड है, वो ट्रेड डॉलर में होना चाहिए ताकि उसका डिमांड मेंटेन रहे। तो करेंसीज डॉलर से कनेक्ट होती थी, डॉलर के पीछे गोल्ड बैकिंग थी, फिर वो गोल्ड बैकिंग हटा दी गई, डॉलर भी एक एम्प्टी करेंसी है। अब ये एम्प्टी करेंसी होने की वजह से हर साल क्या हो जाता है कि वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई। इसी वजह से हम सब के लिए बहुत बड़ी समझदारी की चीज है कि कैश को कैश के फॉर्म में कभी भी रहने नहीं देना चाहिए। कैश को कैश फॉर्म में रहने दिए तो हम भी ये फॉर्मेट में, ये गड़बड़ में हम विक्टिम बन रहे हैं। अपने लिए समझदारी ये है वो कैश को कोई रियल चीज में कन्वर्ट करके रखो, जैसे सोने में, चांदी में, कोई रियल चीज में, तो वो चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए किसी ने सोना लिया हुआ है आज से 25 साल पहले, 10 साल पहले, तो सोने की वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टेबल रहती है। लेकिन अगर 25 साल से अगर कोई करेंसी में ही रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है खत्म हो जाती है ना। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर हर साल वैल्यू चेंज होती है। अब इनका सवाल भी जेन्युइन है कि हाँ सचमुच वैल्यू तो चेंज हो रही है। 5 लाख का लोन आज दे रहे हैं, 5 साल बाद कोई वापस देगा, 5 साल बाद वो 5 लाख की वैल्यू कम हो गई। अब इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन बताएगा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव। ये जो अमाउंट भी लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं उसको इक्विवेलेंट गोल्ड अमाउंट, गोल्ड में कन्वर्ट करके उसको फिक्स कर दें और जब भी वो देगा उतनी इक्विवेलेंट गोल्ड वैल्यू में देगा वो पैसे। मतलब कर्ज जो देना है वो कैश में देने की जगह अगर कर्ज गोल्ड में देंगे कि मैं तुम्हें कर्ज के तौर पर 1 तोला सोना दे रहा हूं, कर्ज के तौर पर 1 तोला सोना दे रहा हूं, सवान भी सवाइन, जब वापस दोगे तो इक्वल का इक्वल होगा। हाँ, उसमें 1 के बदले में मैं 2 नहीं मांग रहा हूं, 1 के बदले में 1.5 नहीं मांग रहा हूं, मैंने तुम्हें 1 तोला दिया कर्ज में, तुम मुझे 1 तोला ही वापस देना। तो हम देख रहे हैं कि ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कोई सूदी बात भी नहीं है कि मैं 1 तोला दे रहा हूं, मुझे 1 तोला वापस देना। जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो एक अलग बात है। तो अभी करेंसी में देना कोई चाहता है कि मैं रुपीज में दूं और वो कहता है मैं रुपीज में दूंगा, सोने में रिटर्न देना, ये सही नहीं है, ये सूदी हो जाएगा। मैं रुपीज में दूंगा, तुम डॉलर में देना, ये भी सही नहीं है क्योंकि उसके अंदर सेम नहीं हो जाएगा। सवान भी सवाइन, जो हमने हदीस देखे बुखारी की कि सेम फॉर सेम होना चाहिए, मसलम भी मसलिन, सिमिलर, जैसा का तैसा होना चाहिए। तो वैसा का वैसा नहीं हुआ ये। तो करेंसी जो चेंज की बात है वो जस्टिफाइड नहीं है कि करेंसी चेंज करो, मैं रुपीज में दे रहा हूं तुम डॉलर में रिटर्न देना, वो नहीं सही है। मैं रुपीज में दे रहा हूं तुम सोने में देना, वो भी सही नहीं है क्योंकि वो मसलम भी मसलिन नहीं है, सेम जैसे का वैसा नहीं है। जैसे का वैसा मेंटेन रखने के लिए जो भी करेंसी में मैंने लोन दिया तुम उसी करेंसी में रिटर्न करोगे। तो करेंसी के किस फॉर्मेट में कोई दे रहा है, तो जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने 100 किलो गेहूं दिया लोन में, तो 100 किलो गेहूं तुम रिटर्न करना, ताकि ये सूदी गुंजाइश ना रहे और सेम का सेम रहे और उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें वैल्यू का प्रोटेक्शन भी है। ये एक जायज ऑप्शन है। मतलब कई बार जब लोग कर्ज देते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि 10 साल बाद मुझे, उसने 10 साल पहले मेरे अब्बा के पास से लिया था, आज 10 साल बाद वो लोग वापस दे रहे हैं। अब्बा के ज़माने में 25,000 रुपये लिए थे, आज भी 25,000 वो रिटर्न कर रहे हैं। तो आदमी को कैसा लगेगा, फीलिंग क्या आएगी कि भाई 25,000 हमारे अब्बा के ज़माने में कितनी वैल्यू होती थी, आज के ज़माने में 25,000 की क्या वैल्यू है। तो क्या होता है, वो चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए जो करेंसी है वो एक स्टेबल करेंसी ली जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि क्या होता है, फिर लोग कर्ज देते ही नहीं है एक दूसरे को। कर्ज देते नहीं है तो सवाब कमाने का मौका नहीं होता है। कर्ज देते नहीं है तो आदमी के सामने हराम ऑप्शंस बचने लगते हैं, लोग हराम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमारा कर्ज का सिस्टम अगर अच्छा हो, कर्ज हसना का सिस्टम, बिना सूद के कर्ज का सिस्टम, तो बिना सूद के आदमी कर्ज देता है तो उसे फिक्र है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी एक हलाल ऑप्शन है जो एक इस्तेमाल कर सकता है कोई शख्स। जी जब हलाल ऑप्शन में बोलेगा गोल्ड लेकर गोल्ड दे और गोल्ड रिटर्न ले, 10 ग्राम गोल्ड देगा तो 5 ईयर्स बाद 10 ग्राम गोल्ड रिटर्न लेगा। लेकिन गोल्ड की डीलिंग में तो है ना कि यदीन भी यदीन होना चाहिए,
तो फिर वो डिलेड में तो वापस सूद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। गोल्ड की डीलिंग में तो है यदन भी यदिन होना चाहिए, लेकिन गोल्ड की डीलिंग्स में है, गोल्ड अगर कोई कर्ज के तौर पर दे रहा है, जैसे उस जमाने में फला 50 दिनार उन्होंने दिया कर्ज के तौर पर, तो जैसे मैं बताया ये कब अलाउड नहीं है। जैसे हमने जो मिसाल ली थी कि जैसे एक शख्स ने दूसरे शख्स को 500 रुपए की नोट दी, इन रिटर्न में उन्होंने 400 रुपए दिए, 100 रुपए तभी नहीं दिए, तो ये क्या हो गया, ये चीज़ गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि मसलन भी मसलिन 500 दिए तो 500 वापस दो, हाँ, यदन भी यदिन हाथों हाथ। लेकिन अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके अंदर क्या करना होगा, वो 100 का कर्ज का कहना होगा कि ये 100 कर्ज है, या वो उस शख्स को एजेंट के तौर पर अपॉइंट करे, जैसे कि हमने देखा। तो यहां पर मामला ये है कि सोने के अंदर अगर कर्ज है तो कर्ज जायज है, लेकिन डीलिंग अगर है हाथों हाथ होनी चाहिए, उसमें डिले नहीं आना चाहिए। जैसे लोग डिले करते हैं किस सिचुएशन में, क्रेडिट पर खरीदते हैं सोना, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं सोने का, क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, चेक से खरीदते हैं, ये सब के सब चीज़ों के बारे में हमने देखा कि फतवे हैं कि ये नाजायज़ है। चलिए हम आगे बढ़े। तो हमने सूद की मिसालें कुछ देखी, कैसे वो नाम बदल करके आता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और मिसालें भी आएगी। अब आइए लोगों के एक अहम सवाल के जवाब की तरफ बढ़े। सवाल ये है कि सूद तो हराम है, सूदी सिस्टम लेकिन छाया हुआ है, कोने कोने पर बैंक्स खुली है। हम सब जो यहाँ बैठ करके इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी मौजूद लोगों के खुद के बैंक अकाउंट्स होंगे। बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता जहां पर इस्लामिक बैंकिंग नहीं है वहां पर। जैसे इंडिया में जनरली इस्लामिक बैंक्स की बहुत किल्लत है और मुसलमान इंस्टीट्यूशनल तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। हम देखते हैं कि वही मुस्लिम्स अमेरिका के अंदर हैं, अमेरिका में कई सारी इस्लामिक बैंक्स हैं, कई सारे उनके पास अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कई सारी इस्लामिक स्कूल्स है, सैकड़ों इस्लामिक स्कूल्स हैं उनके पास। तो हम देखते हैं वहाँ पे टोटल कितने मुस्लिम्स हैं, तकरीबन 60 लाख से 70 लाख मुस्लिम्स हैं। इंडिया में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत इंस्टीट्यूशनल तौर पर कमज़ोर है क्योंकि कलेक्टिव एक्शन करने का जज्बा कम है लोगों में। हर कोई अपना अपना करना चाहता है, तो इस वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस तौर पर हम कमज़ोर होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका जैसी कंट्री के अंदर जहाँ सिर्फ 8% मुस्लिम्स है, वहाँ पे मुसलमानों ने वहाँ की गवर्नमेंट के पास जाकर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश पैदा कराई इस्लामिक बैंकिंग की, और इस्लामिक बैंक्स वहाँ पे श्रीलंका में भी अवेलेबल है। लेकिन हमारे इंडिया में यहाँ पे आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक फुल फ्लेज्ड इस्लामिक बैंक खुल नहीं सकती एज ऑफ नाउ। और हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम में एक अच्छा खासा तबका तो ये है जो कहता है कि ये दारुल हर्ब है, यहाँ पे सूद का काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दारुल हर्ब अगर ये होता तो यहाँ से हिजरत लाजिम हो जाती, यहाँ से हिजरत करके जाना लाजिम हो जाता। ऐसा तो नहीं है। दारुल हर्ब वो जगह है जहाँ पर इस्लाम पर आप अमल कर ही नहीं सकते, या जो एट वॉर है विद मुस्लिम्स, जहाँ पे आपको कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, ना नमाज पढ़ने की गुंजाइश है, ना रोज़ा रखने की गुंजाइश है, ना हज करने की गुंजाइश है, ना के लिए जाने की गुंजाइश है, कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अमल तो मुसलमान कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए अमल करने में जनरली ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि क्या दलील है कि यहाँ पर सूद का काम जायज़ हो गया। आज जाकर कह रहे हैं सूद का काम जायज़ हो गया, कल कहेंगे कि देखो ये दारुल हर्ब है, यहाँ शराब भी जायज़ है, दारुल हर्ब है। फिर क्या बचेगा? तो हम ये देखते हैं कि इस बात की कोई दलील नहीं है कि यहाँ पर सूदी काम लेन देन करना जायज़ है, ये बात की कोई दलील नहीं है। अब देखिए बात यहाँ ये है कि हम सबको बात करनी होगी बहुत अहम बात, और वो बात यह है कि हलाल ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस क्या है ताकि हम सूदी सिस्टम से बच सकें। हम सूदी सिस्टम से बचें उसके लिए हमारे पास क्या जायज़ ऑल्टरनेटिव्स है। तो जायज़ ऑल्टरनेटिव्स का सब्जेक्ट हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह हम कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ ऑल्टरनेटिव देखेंगे, तकरीबन 10। लेकिन आप बताइए कि जायज़ ऑप्शंस है कितने? 10 हैं। जायज़ की लिमिट क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन क्या होता है कि जब लोग वो गुलामी से बाहर निकल कर सोचेंगे तो पता चलेगा अरे कितना सब कुछ जायज़ है। तो जायज़ लिमिट नहीं है, जायज़ अनलिमिटेड है, बहुत कुछ है। तो हम उसमें से कुछ मिसालें देख रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमारे पास जायज़ ऑप्शंस, हलाल ऑप्शंस क्या क्या है। हलाल ऑप्शंस का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट हलाल ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है वो है कर्ज, लोन। लोन बहुत अच्छा हलाल ऑल्टरनेटिव है। लोन के सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम्स को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे को कर्ज देना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट फ्री कर्ज के ज़रिए कोई शख्स की अहम ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरत पूरी हो,
या कोई शख्स है जो बिजनेस करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो कर्ज हसना का सिस्टम होना चाहिए। हमने देखा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में बहुत उभारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हम देख रहे हैं, इब्न माजा में सही सनद से है कि मा मिन मुस्लिमिन युक़रिदु मुस्लिमन क़र्दन मर्रतैन इल्ला कसदक़तिहा मर्रा। जब एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को कर्ज देता है 2 बार तो ऐसा है जैसा कि उसने सदका दे दिया 1 बार। तो मतलब उसे सदक़े की एंट्री मिल गई, कर्ज भी मिला तो सदक़े की एंट्री मिली। ये अलग बात है कि अगर पैसे दिए लेकिन आए ही नहीं वापस, और वो अगर माफ़ करता है तो इस चीज़ का बहुत बड़ा अजर है। अगर माफ़ कर दे तो बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ खर्च करते हैं उसके अंदर मिनिमम 700 गुना अजर है, 700 टाइम्स। सेकेंड चीज़, अब जो बोरो कर रहा है, जो लेने वाला है, उसकी नीयत पेमेंट की होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कर्ज लेता है युरीदु अदाह, जो कर्ज ले रहा है और उसका इरादा क्या है, अदा करने का, अद्दल्लाहु अन्हु, अल्लाह उसकी तरफ से अदा करेगा। मतलब अल्लाह उसके लिए आसानी कर देगा ताकि वो अदा कर पाए। और जो कर्ज लेता है युरीदु अतलाफहा, जो चाहता है कर्ज लेता है लेकिन उसका इरादा है ज़ाय करने का इरादा है, वेस्ट करने का इरादा है, नहीं देने का इरादा है, तो अल्लाह ताला अतलफ़हुल्लाह ताला, अल्लाह उस शख्स को ज़ाय कर देगा। तो यानी क्या है, यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि जो कर्ज लेता है उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए। लेते टाइम पर उसका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं अदा करने के लिए ले रहा हूँ। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना खियारिकुम अहसनुकुम क़दान, कि तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कर्जे अदा करने में अच्छे होते हैं। यह हदीस हम देखते हैं सही बुखारी की कि सबसे अच्छे तुम में कौन है, जो अहसनुकुम क़दान, सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कर्जे अदा करने में अच्छे हैं। यह हदीस कब कही थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास से एक ऊँट लिया था और कर्ज के तौर पर। अब वो यहूदी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर के अपना ऊँट मांगने लगा और बहुत गलत अंदाज था उसका मांगने का। सहाबा वहाँ मौजूद थे, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये शख्स ऐसे क्यों मांग रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि जाओ जाके ढूंढो कोई ऊँट मिल जाए। तो ऊँट देखे तो 1 साल का ऊँट था जो उसने दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन 1 साल का ऊँट मिल नहीं रहा था, उससे बड़ा ऊँट मिला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ऊँट, यानी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो उसे बड़ा ऊँट दे दिया। तो वो यहूदी बहुत खुश हो गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत नाराज़ हो गए थे देखकर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि उमर, तुम्हें चाहिए कि मुझे कहो कि मैं अच्छे से अदा करूं, और तुम्हें चाहिए कि इससे कहो कि अच्छे से मांगो। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ रेडिकल बात करना चाह रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर उन्हें कहा कि तुम्हें चाहिए कि मुझे कहो कि अदा करो और मैं अच्छे से अदा करूं, और तुम्हें चाहिए कि इस शख्स को कहो कि तुम अच्छे से मांगो। और फिर एक बात जो कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें एक बात हमें मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन्ना लि साहिबिल हक़्क़ि मक़ाल, जिसका हक होता है उसे बात कहने का भी कुछ हक होता है। मतलब जिसका हक है, अब वो आया है मांगने, सामने वाला अगर दे नहीं रहा है तो उसको 2 बात कहने का भी हक होता है।